अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज फिर एक बार एक नए एडिटोरियल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का ये एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल टॉपिक पे से रिलेटेड है। वैसे टॉपिक जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट के हों और इसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट शामिल हो, वैसे टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। खासकर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की विजिट होती है, यानी भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह की किसी दूसरे देश में, तो वैसे टॉपिक करेंट अफेयर्स के लिहाज से या फिर और कहें कि जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो आप इस एडिटोरियल को पूरा पढ़ करके समझेंगे। साथ ही इसमें हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत और इजिप्ट की जो रिलेशनशिप है बीच बीच में अच्छी खासी थी, और फिर इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन कई मायने में हमारा जो संबंध है इजिप्ट के साथ वो बहुत ही गहरा है, और दोनों की जो कई मामले में जो सोच है वो भी सिमिलर है, सेम है, जिसकी चर्चा आगे होगी। साथ ही आपको बताते चलें, इजिप्ट की राजधानी जो है काहिरा है, और इजिप्ट जो है सुएज कैनल के लिए जानी जाती है, ये भी जानते होंगे। दूसरी बात आप ये भी जानिए कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह एल सीसी, अब्देल फतेह एल सीसी का हमारे देश में रिसेंटली विज़िट हुई थी। और विज़िट किस तौर पे हुई थी ये भी आपको बताते चलें। आप जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, और इस रिपब्लिक डे के दिन हम लोग एक विदेशी मेहमान को बुलाते हैं या इनवाइट करते हैं। और इस बार के मुख्य अतिथि के तौर पे जो व्यक्ति आए थे उनका नाम था अब्देल फतेह एल सीसी, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। तो इस बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी जो थे वो मुख्य अतिथि थे। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है करेंट अफेयर्स वाले पोर्शन में। अब आइए बात करते हैं हम लोग इस रिलेशनशिप के बारे में जो कि हमारा इजिप्ट के साथ है। शुरुआत ही देख सकते हैं, हेडिंग से ही आपको पता चल रहा होगा, लिखा है ग्रैंड रिवाइवल। ग्रैंड रिवाइवल कहने का मतलब एक बहुत बड़ी, एक रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, यानी रिलेशन में जो उतार चढ़ाव हुआ था उसको फिर से क्या किया गया, बल दिया गया, रिवाइव करने का प्रयास किया गया, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, और एक ऐसा है बड़े लेवल पे किया गया। इस एडिटोरियल में इंडिया और इजिप्ट टाइज, यानी टाइज का मतलब यहाँ पे समझौता के बारे में बात करेंगे। इंडिया इजिप्ट हैव री इस्टेब्लिश, भारत और जो इजिप्ट है वो फिर से इस्टेब्लिश किया है, पुनर्स्थापित किया है क्लोज टाइज। क्लोज का मतलब घनिष्ठ, जो या फिर समझो कि बहुत ही ज़्यादा जो नज़दीकी बढ़ाया है, टाइज इन रिसेंट ईयर, यानी भारत और इजिप्ट ने हाल फिलहाल के सालों में फिर से एक अच्छे समझौते किए हैं, संबंध स्थापित किए। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या है उसको पढ़ते हैं। द डिसीजन बाय इंडिया एंड इजिप्ट टू upgrade their ties to a strategic partnership during Prime Minister Narendra Modi's Modi's meeting with Egypt President Abdel Fattah el-Sisi। अब एक डिसीजन लिया गया भारत के द्वारा, भारत और इजिप्ट अपने संबंध को और भी अपग्रेड करेंगे, और ये जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, रणनीतिक साझेदारी है, वो कब डेवलप होगी, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मीटिंग विद इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी के साथ, वो एक इज़ अ सिग्निफिकेंट मूव, एक बहुत बड़ा कदम या महत्वपूर्ण कदम। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, मूव का मतलब कदम, कदम है किसके किसके लिए भाई, तो फोर इंडियाज़ टाई विद द वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, जो भारत की जो समझौते हुए हैं वेस्ट एशिया के साथ और नॉर्थ अफ्रीका के साथ, ये जो रीजन है दैट इज़ लॉन्ग ओवरड्यू, जो लंबे समय से ओवरड्यू था, यानी बाकी था ऐसा करना। गिवन का मतलब कंसिडरिंग देयर हिस्टोरिकल टाइज, अगर हम लोग ऐतिहासिक जो टाइज होते हैं उनको कंसीडर यानी ध्यान में रख करके बात करें तो ये लंबे समय से पेंडिंग था।
द टू कंट्रीज साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955। ये जो दोनों देश हैं 1955 में 1955 में दोनों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था। एंड इंडिया सपोर्ट टू इजिप्ट इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द स्वेज कैनाल क्राइसिस इन 1956। अब देखिए, स्वेज कैनाल क्राइसिस हुआ था 1956 में, जिसमें जो दूसरे देश हैं फ्रांस और दूसरे देश वो कैनाल पे अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहे थे। ब्रिटिश भी उसमें शायद शामिल था। वैसे में भारत ने उस समय भी इसका साथ दिया था। इवेंचुअली लेड टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1961। और भारत इसका साथ दिया था 1956 में। उसके बाद 1961 में गुट-निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। तो इसका जो परिणाम हुआ था आखिरकार लेड टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी ये जो चीज़ें हुई थी स्वेज कैनाल क्राइसिस 1956 में, इसका प्रभाव ये हुआ कि 1961 के समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ, जिसमें दोनों ही देश फाउंडर मेंबर्स थे, यानी भारत और इजिप्ट जो फाउंडर मेंबर्स थे। तो अगर सवाल पूछा जाए कि नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन 1961 में शुरू हुआ, इसके फाउंडर मेंबर्स में कौन आते हैं, तो इसमें इंडिया और कौन, इंडिया के साथ साथ इजिप्ट भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। दे वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन G77 ग्रुपिंग। भारत और इजिप्ट दोनों G77 ग्रुपिंग बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब वही हुआ, उनकी भूमिका है, मेन भूमिका है। एंड साउथ साउथ कॉपरेशन इनिशिएटिव्स में भी इनका योगदान है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर जो हुआ था आपको पता ही है कि ये जो कोल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था, तो कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1991 तक कोल्ड वॉर चलता रहा। किसके किसके बीच में, USA और उसके जितने भी एलाइड हैं, यानी US के साथ जो भी और गठबंधन में थे, और इधर पहले सोवियत रूस हुआ करता था। ठीक है, तो सोवियत जो रूस है और USA के बीच में लंबे समय तक कोल्ड वॉर चलता रहा। कोल्ड वार कहने का मतलब होता है कि वैसा वार जिसमें डायरेक्ट आप हथियार से लड़ाई नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला करके, एक दूसरे को हानि पहुंचा करके, एक दूसरे को आपस में लड़ा करके आप दोनों रहते हैं। इसको शीत युद्ध भी कहा जाता है हिंदी में। और कोल्ड वार, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, कोल्ड वार जो वर्ड है, इस शब्दावली का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो जॉर्ज ऑरवेल ने किया था अपनी पुस्तक में, और ये पब्लिश हुई थी 1945 में। तो 1945 में जो बुक उनकी पब्लिश हुई थी, जॉर्ज ऑरवेल की, एक राइटर हैं जिन्होंने कोल्ड वार शब्द का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे 1945 से लेकर के 1991 तक कोल्ड वार चलता रहा। और 1991 में जैसा कि आपको पता है कि सोवियत संघ जो है 15 देश में टूट करके बिखर गया था। और इसकी लड़ाई आज आप परिणाम स्वरूप देख रहे हैं कि यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसमें एक तरफ नाटो देश है और दूसरे तरफ रूस है। तो ये बात हो रही थी यहाँ पे कि भारत जो है कोल्ड वार के समय में भी इजिप्ट की मदद करता था। इंडिया एंड इजिप्ट वर यूनाइटेड ओवर देयर डिज़ायर नॉट टू बिकम कैंप फॉलोवर्स। कोल्ड वार के समय में भी भारत और इजिप्ट जो थे वो यूनाइटेड थे, और उनकी जो इच्छा थी कि किसी भी कैंप का वो सदस्य नहीं बने, यानी चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या रूस की तरफ से हो, किसी भी कैंप में वो शामिल नहीं होना चाहते थे। वो हमेशा अपने आप को गुट निरपेक्ष रखना चाहते हैं थे, चाहे वो गुट US का ही क्यों ना हो या सोवियत यूनियन का। भारत और इजिप्ट अपने आप को उससे अलग रखा। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो दियर पोजीशन ऑन यूक्रेन एंड हैव बीन एक्सट्रीमली सिमिलर। भारत का और इजिप्ट का दोनों का जो पोजीशन है यूक्रेन को युद्ध को लेकर के, वो दोनों ही सिमिलर था।
रिफ्यूजिंग टू क्रिटिसाइज रसियाज एक्शन, रूस के जो एक्शन है उसको क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया, बट नॉट कंडोनिंग देम एंटर एंड कॉलिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन। और नॉट कंडोनिंग, कंडोन करना का मतलब किसी को ये करना, एक्सेप्ट करना होता है, और न ही ये अग्री कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है कि दोनों आकर के डिप्लोमेटिक बातचीत करके सॉल्यूशन निकाले। यानी सिंपल ये कहा जा रहा है कि ये दोनों देश अपने अपना अलग अलग स्टैंड रखे हुए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, लास्ट ईयर इंडियाज डिसीजन टू सप्लाई वीट टू इजिप्ट। पिछले साल जो भारत ने डिसीजन लिया था कि इजिप्ट को सप्लाई करेगा वीट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इम्पोर्टर्स दैट वाज हिट बाय ब्लॉकेड ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रसिया एंड यूक्रेन लास्ट ईयर। जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो इजिप्ट को काफ़ी नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि इजिप्ट जो था वो बहुत बड़ा इंपोर्टर यानी आयातक था। वो इन देशों से गेहूं वगैरह मंगवाता था, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो ब्लॉकेड हो गया। ब्लॉकेड मतलब जो कह सकते घेराबंदी या बंदी हो गई, जिसके वजह से इजिप्ट के पास काफ़ी मुश्किल आ गए थे। तो भारत ऐसे समय में फैसला लिया था कि इसकी मदद करेगा। बिफोर द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव स्टेप्ड इन, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शुरुआत हुआ, इससे पहले यूक्रेन को ये सब झेलना पड़ रहा था। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का मतलब होता है कि ब्लैक सी, वहाँ पे आप जानते हो यूक्रेन रूस के बगल में रखे हैं, ब्लैक सी है, उसके माध्यम से चीज़ों का जो व्यापार होता है, आदान प्रदान होता है, ले जाया जाता है, परिवहन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जब इसकी शुरुआत नहीं हुई थी तो भारत जो है उसकी मदद किया था। काहिरा की, काहिरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, काहिरा कहने का मतलब है इजिप्ट की, ठीक है, जिसके वजह से न्यू दिल्ली को बहुत ही सराहना मिली थी काहिरा के द्वारा। यानी भारत ने जो ये बहुत अच्छा कदम उठाया। फिर से इसको समझ लेते हैं, शायद आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा लेंदी हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि मिस्र जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है वीट का। कहाँ से मंगवाता था भाई, तो रूस और यूक्रेन से मंगवाता था, लेकिन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, जिसके वजह से स्टॉपेज थोड़ा सा ब्लॉकेड हो गई। और तब तक ये रही जब तक ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव नहीं लिया गया। यानी फिर से एक बार जब तक शुरुआत नहीं हो गई व्यापार की, तब तक ये प्रॉब्लम में था। तो वैसे में भारत इसकी मदद की थी, और भारत की मदद की वजह से काहिरा में अच्छा गुडविल मिला था भारत को, यानी अच्छी सराहना मिली थी। द टू साइड्स आर ऑल्सो परसुइंग क्लोजर कॉपरेशन इन ग्रीन एनर्जी। दोनों ही देश क्लोजर कॉपरेशन कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवा वगैरह के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में MOUs सिग्नेचर किए गए हैं। किस किस चीज़ में, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, एंटीक्विटी के क्षेत्र में, एंटीक्विटी का मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसके बारे में, एंड कॉपरेशन लॉ बिजनेस से संबंधित होता है, जिसमें जो भी बिजनेस होते हैं एक लॉ के द्वारा गवर्न होते हैं, उसके बारे में। मिस्टर मोदी विजिट टू अल हकीम मॉस्क, वहाँ काहिरा का फेमस अल हकीम मॉस्क यानी क्या है, मस्जिद है, वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की विजिट हुई है। और मीटिंग विद इजिप्ट ग्रांड मुफ्ती, और इजिप्ट के जो ग्रांड मुफ्ती हैं उनसे उनकी मीटिंग हुई। अपीयर टू बी, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक अटेम्प्ट है, कोशिश है, टू डिस्पेल मिसगिविंग्स। उस मिसगिविंग यानी कह सकते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसगिविंग्स का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को खारिज करने का प्रयास किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, जिनके बारे में, उनकी सरकार के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज है मुस्लिम के टुवर्ड्स, उसको लेकर के, यानी भारत के प्रधानमंत्री की जो आलोचना होती है मुस्लिम को लेकर के, उनके पॉलिसी को लेकर के, उसको खारिज करने का प्रयास किया गया है उस मस्जिद में विजिट करके। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट LCC हु वाज इंडियाज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, जैसा कि आपको बता दिया गया, दिस ईयर कन्फर्ड इजिप्ट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर द ऑर्डर ऑफ द नाइल।
सीसी जो इस बार भारत के मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे रिपब्लिक डे में, और जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं तो कन्फर्ट का मतलब होता है नवाजना, यानी इजिप्ट के हाईएस्ट स्टेट ऑनर के साथ नवाजा गया भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को। और उनका नाम, उस जो प्राइज़ नहीं कहेंगे उसको, इसको कह सकते हैं कि जो इनको सम्मान मिला, और इस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ द नाइल, यानी वहाँ पे जो इनको जिस हाईएस्ट स्टेट ऑनर से नवाजा गया, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द नाइल, और ये मोदी को वहाँ पे प्रदान किया गया। इट इज़ गिवन टू द वर्ल्ड लीडर्स, ये जो अवार्ड है वो वर्ल्ड के लीडर्स को दिया जाता है, हु ऑफर इजिप्ट और ह्यूमैनिटी इन ए इनवैल्यूएबल सर्विसेज, यानी जो मानवता के लिए कार्य करता है, उसको इजिप्ट के लिए कार्य करता है तो उसको दिया जाता है। द टू लीडर्स विल मीट अगेन एज इजिप्ट इज अ स्पेशल इनवाइटी टू द G20 समिट इन न्यू दिल्ली सितंबर। दोनों ही देश के लीडर्स के बीच में फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि स्पेशल इनवाइटी के तौर पे G20 समिट जो न्यू दिल्ली में है सितंबर में, वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया है। द लीडर्स अपीयर टू वी हैव स्पेंट मच टाइम फोकसिंग ऑन मल्टीलैटरल इश्यूज़। ये दोनों देश में जो ज़्यादातर जो समय बीती है वो इस बात पे फोकस करते हुए बीती है कि मल्टीनेशनल जो है, मल्टीलैटरल बहुपक्षीय इश्यूज़ को एड्रेस करने में इंडियाज़ क्लोज टाई इन इजिप्ट्स नेबरहुड, स्पेशली इजराइल एंड साउथ इंक्लूडिंग द अफ्रीकन यूनियन। भारत की जो टाइज़ है और भी देशों के साथ, इस पे ऊपर बात हुई। इन मार्च इजिप्ट ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इजिप्ट जो है नए डेवलपमेंट बैंक मार्च में ज्वाइन किया, सेटअप बाय ब्रिक्स, और ब्रिक्स देशों के द्वारा ये सेटअप किया गया है। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसा, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, एंड इज कीन टू ज्वाइन द ग्रुपिंग दैट विल डेलिब्रेट न्यू मेंबरशिप। और वैसे ग्रुप को भी ये ज्वाइन करना चाहता है जिसमें नए मेंबरशिप आते हैं। इट्स समिट इन केप टाउन दिस अगस्त, और इसका ब्रिक्स की जो समिट है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि अगली बार जो ब्रिक्स का समिट होगा वो कहाँ होगा, तो आपको याद रखना केप टाउन। केप टाउन कहाँ भाई, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी। तो अगली ब्रिक्स मीटिंग होगी, वहाँ पे ये उत्सुक है इजिप्ट ज्वाइन करने के लिए, और ये अगस्त में होने वाली है। वेयर इजिप्ट विल सीक इंडिया सपोर्ट, जहाँ पे इजिप्ट जो है प्राप्त करेगा भारत का सपोर्ट। बोस्टर्ड बाय हिस्टोरिकल टाइज, उत्साहित होता है, बोस्टर्ड का मतलब जो ऐतिहासिक टाइज है उससे उत्साहित होकर के। वफिट बाई, वफे का मतलब होता है अफेक्टेड बाई प्रेजेंट डे जोग्राफिकल टर्मोइल, जो अभी भौगोलिक टर्मोइल उथल पुथल को देखते हुए उससे प्रभावित होकर के। इट इज़ क्लियर दैट स्पष्ट है कि इंडिया एंड इजिप्ट आर नाउ ईजिंग अ क्लोजर रिलेशनशिप। भारत और जो इजिप्ट है दोनों, ईजिंग का मतलब होता है अटेम्प्टिंग, कोशिश कर रहा है कि अच्छे रिलेशनशिप हो। वन दैट लुक्स बोथ एट फ्यूचर इकोनॉमीज एंड ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसीज़, दोनों ही एक फ्यूचर इकोनॉमीज़ की ओर देख रहे हैं, और ऑटोनोमस मतलब स्वतंत्र, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, यानी उसका एक स्पष्ट मत हो, यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल में इन दोनों देशों के बारे में आपने पढ़ा। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।